हेलो बच्चों, मैं आप लोगों को लहासा की और पाठ का पुनर्अभ्यास करवा रही हूँ। इस पाठ के लेखक राहुल सांकृत्यायन हैं। इस पाठ में लेखक ने तिब्बत की यात्रा का वर्णन किया है। उन्होंने सन 1929 और 30 में नेपाल के रास्ते की। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की जो अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगे के वेश में की थी। उन्होंने तिब्बत की राजधानी लहासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन किया है। इसमें मैंने आप लोगों दो गद्यांश कराए हैं। पहला गद्यांश है, अब हमें बिकट डांडा ठोंडला पार करना था। डांडे तिब्बत में बहुत खतरनाक की जगह हैं। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों मील तक कोई गिराव नहीं होते। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर दूर तक आदमी को देखा नहीं जाता। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती थी, लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। सरकार, खुफिया विभाग, पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती और वहाँ गवाह भी नहीं मिल सकता। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं और उसके बाद देखते हैं कि उसके पास कुछ पैसा है या है कि नहीं। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की जगह लोग पिस्तौल और बंदूक लिए फिरते हैं। डाकू यदि जान से न मारें तो खुद अपने प्राणों का खतरा रहता है। तो इस गद्यांश के आप लोग के प्रश्नोत्तर हैं। जो मैंने पहला प्रश्न है कि पाठ का नाम बताओ। तो इसमें पाठ का नाम है लहासा की ओर और इसके लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। पहला प्रश्न है कि तिब्बत में डांडे किसे कहते हैं, ये खतरनाक क्यों हैं? तिब्बत में पहाड़ों के अंतिम स्थलों को डांडे कहते हैं। ये 16-17 हजार फुट की ऊंचाई पर स्थित हैं। इनके चारों ओर निर्जन प्रदेश है। दूर दूर तक कोई गांव नहीं है। पहाड़ों के कोनों तथा नदियों के मोड़ों पर दूर दूर तक आदमी नजर नहीं आता। इस कारण यहाँ डकैतियाँ और खून हो जाते हैं। डाकू इन्हें सबसे सुरक्षित स्थान मानते हैं। पहला प्रश्न क्या है? तिब्बत में डांडे किसे कहते हैं, ये खतरनाक क्यों हैं? तो तिब्बत के पहाड़ों के अंतिम स्थलों को डांडे कहते हैं। यह 16-17 हजार फुट की ऊंचाई पर स्थित हैं। इनके चारों ओर निर्जन प्रदेश है। दूर दूर तक कोई गांव नहीं है। पहाड़ों के कोनों तथा नदियों के मोड़ों पर दूर दूर तक आदमी नजर नहीं आता। इस कारण यहाँ डकैतियाँ और खून हो जाते हैं। डाकू इन्हें सबसे सुरक्षित स्थान मानते हैं। फिर दूसरा है, डांडे डाकुओं के लिए सुरक्षित क्यों हैं?
तिब्बत के इन डांडों में दूर दूर तक कोई गांव नहीं है, आबादी नहीं है। पहाड़ों के कोनों और नदियों के मोड़ों के कारण दूर दूर तक आदमी दिखाई नहीं देता। यहाँ पुलिस का प्रबंध भी कम है। इस कारण डाकू इन्हें अपने लिए सबसे सुरक्षित मानते हैं। फिर से बोल रही हूँ, प्रश्न है डांडे डाकुओं के लिए सुरक्षित क्यों हैं? तो इसका उत्तर है तिब्बत के इन डांडों में दूर दूर तक कोई गांव नहीं है, आबादी नहीं है। पहाड़ों के कोनों तथा नदियों के मोड़ों के कारण दूर दूर तक आदमी दिखाई नहीं देता। यहाँ पुलिस का प्रबंध भी कम है। इस कारण डाकू इन्हें अपने लिए सबसे सुरक्षित स्थान मानते हैं। फिर है प्रश्न, निर्जन स्थलों पर खून की सजा होना क्यों कठिन है? तो इसका उत्तर है निर्जन स्थलों पर खून की सजा होना निम्नलिखित कारणों से कठिन है। यहाँ पहला कारण है, यहाँ मृत आदमी की कोई परवाह नहीं करता। सरकार भी यहाँ पुलिस तथा गुप्तचर विभाग का प्रबंध नहीं करती। दूसरा कारण है, निर्जन प्रदेश होने के कारण गवाह नहीं मिल पाते। फिर से बोल रही हूँ, प्रश्न है निर्जन स्थलों पर हुए खून की सजा होना क्यों कठिन है? तो इसका उत्तर है, निर्जन स्थलों पर हुए खून की सजा होना निम्नलिखित कारणों से कठिन है। पहला है, यहाँ मृत आदमी की कोई परवाह नहीं करता। सरकार भी यहाँ पुलिस तथा गुप्तचर विभाग का प्रबंध नहीं करती। दूसरा है, निर्जन प्रदेश होने के कारण यहाँ गवाह नहीं मिलते। फिर है प्रश्न, डकैत लूटने से पहले आदमी को क्यों मारते हैं? डकैत लूटने से पहले आदमी को क्यों मारते हैं? अब लिखिए, इसका आंसर है, डकैत जानते हैं कि यहाँ लोग पिस्तौल या बंदूक रखते हैं, उन्हें अपनी जान का भी खतरा है। यही कारण है कि पहले आदमी को मारते हैं फिर लूटते हैं। प्रश्न है, डकैत लूटने से पहले आदमी को क्यों मारते हैं? इसका आंसर है कि डकैत जानते हैं कि यहाँ लोग पिस्तौल या बंदूक रखते हैं, उन्हें अपनी जान का भी खतरा है। यही कारण है कि पहले वह आदमी को मारते हैं फिर लूटते हैं। फिर प्रश्न है, तिब्बत में लोग लाठी के बजाय पिस्तौल या बंदूक क्यों रखते हैं? तिब्बत में हथियार रखने या ना रखने के बारे में कोई कानून नहीं है। यहाँ कोई भी नागरिक पिस्तौल या बंदूक रख सकता है। इस कारण यहाँ के लोग अपनी सुरक्षा के लिए लाठी रखने के बजाय बंदूक या पिस्तौल रखते हैं। फिर से बोल रही हूँ, तिब्बत में हथियार रखने या ना रखने के बारे में कोई कानून नहीं है। यहाँ कोई भी नागरिक पिस्तौल या बंदूक रख सकता है। इस कारण यहाँ के लोग अपनी सुरक्षा के लिए लाठी के बजाय पिस्तौल या बंदूक रखते हैं। फिर प्रश्न है, डांडों में कानून व्यवस्था ढीली होने के क्या कारण हैं? डांडों में कानून व्यवस्था ढीली होने के क्या कारण है? इसका उत्तर है, डांडों में कानून व्यवस्था ढीली होने के निम्नलिखित कारण हैं। पहला है, तिब्बत की सरकार
यहाँ पुलिस तथा गुप्तचर विभाग पर खर्च नहीं करती। पहला है इसका कारण, तिब्बत की सरकार यहाँ पुलिस तथा गुप्तचर विभाग पर खर्च नहीं करती। दूसरा है, यहाँ पिस्तौल या बंदूक रखने पर कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं है। यहाँ पिस्तौल या बंदूक रखने पर कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं है। यहाँ फिर है लास्ट है, यहाँ खून और लूटपाट करके बचना आसान है। निर्जन प्रदेश होने के कारण यहाँ खून का पता भी नहीं चलता तथा गवाह भी नहीं मिल पाते। यहाँ खून का पता भी नहीं चलता और गवाह भी नहीं मिल पाते। फिर से बोल रही हूँ मैं इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न है, डांडों में कानून व्यवस्था ढीली होने के क्या कारण है? इसका उत्तर है कि डांडों में कानून व्यवस्था ढीली होने के निम्नलिखित कारण हैं। यहाँ पहला है, तिब्बत की सरकार यहाँ पुलिस तथा गुप्तचर विभाग पर खर्च नहीं करती। पहला है, तिब्बत की सरकार यहाँ पुलिस तथा गुप्तचर विभाग पर खर्च नहीं करती। दूसरा है, यहाँ पिस्तौल या बंदूक रखने पर कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं है। यहाँ तीसरा है, यहाँ खून और लूटपाट करके बचना आसान है। निर्जन प्रदेश होने के कारण यहाँ खून का पता भी नहीं चलता और गवाह भी नहीं मिल पाते। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने आप लोगों को लहासा की ओर पाठ का जो प्रथम गद्यांश है, जो उसके मैंने प्रश्नोत्तर आप लोगों को समझा दिए हैं और मैंने आप लोगों से सुने। ये प्रश्नोत्तर आपको याद करने हैं। मेरे उम्मीद है आप लोग समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।